ठंड में बीच नदी में बहू का जुगाड़ू ससुराल। देखो जी, बड़ी दीदी की बहू आई है। उसने घर पर कब्जा और राज जमाना शुरू कर दिया है और बड़ी दीदी ने तो अलग से घर बनवाने की तैयारी भी कर ली है। हाँ, मुझे सब दिखता है, मैं बस बोल नहीं रहा। सब दिखता है तो कुछ करो। माँ के जीते जी हो जाए, मरने के बाद तो कुत्ता भी हमारी तरफ नहीं देखेगा। हमारी एक बेटी है तो क्या हुआ, हक तो उसका भी है ना। हाँ, तुम चिंता मत करो, आज ही मैं माँ से बात करता हूँ। हाँ, करना ही है, क्योंकि अगर आज बात नहीं किए तो हफ्ते भर में छोटी जेठानी जी की बहू आ जाएगी और फिर तो इस घर में बहू का राज हो जाएगा। बीवी की बात सुनकर गणेश के मन में भी सारी चीजें घूमने लगती हैं और वो अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, मैं ये सोच रहा था कि अब तो तू 80 की हो गई है और हम भाई भी बूढ़े हो रहे हैं, क्यों ना आप हमारा बंटवारा कर दो, वरना कल को घर में झगड़े होंगे। हाँ, पता है मुझे कि तुझे तेरी बेटी के हक का डर है। टेंशन ना ले, मैं बंटवारा कर देती हूँ। अगले दिन दादी सभी को हॉल में बुलाती हैं। देखो भाई, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आजकल परसों कब मेरी अंतिम सांसें चलने लगे कोई भरोसा नहीं है, तो मैं ये चाहती हूँ अंतिम सांसों से पहले तुम सभी का बंटवारा कर दूं। मैं छोटी हूँ लेकिन बच्चे तो मेरे बड़े भी हैं, तो कुछ बोलो तो बुरा नहीं मानना। सभी इस घर को बनाने में आधे पैसे मेरे पति के हैं, तो ये घर मुझे चाहिए। हाँ हाँ, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए ये घर, मुझे तो बाबूजी का खेत चाहिए। अच्छा है, इन्होंने खेत मांगा। हमारा नया घर मॉडर्न तरीके से बनेगा। ये बाबा आदम के डिजाइन वाले घर में किसे रहना है? वैसे भी हाईवे से सटा है हमारा खेत, तो खेत की डिमांड भी है और वहाँ से व्यू भी अच्छा जाएगा। छोटे भाई, तूने घर ले लिया, भैया आपने खेत ले लिया, और अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी फैमिली है, बहू आने वाली है। बेटा, जंगल में हमारी 50 बीघे की जमीन है। बहुत सालों से वहाँ कोई गया ही नहीं। तू चाहे तो वहाँ जाकर रह सकता है। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा आप लोगों ने? कोई ना, वो जमीन भी ठीक ही है। मैं बचपन में वहाँ जाया करता था, हम वहाँ जाकर रह सकते हैं। तीनों भाई का बंटवारा हो जाता है और माधव के हिस्से में आती है जंगल की जमीन। सभी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अलग हो जाते हैं और माधव अपने परिवार के साथ जंगल की ओर निकल लेते हैं। और जंगल में जब अपनी जमीन के पास पहुंचते हैं तो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। पूरे 50 बीघे की जमीन अब नदी में सम्मिलित हो गई थी और छोटी सी नदी ने बड़ी नदी का रूप ले लिया था। ये तो बहुत भयंकर है, हम यहाँ रहेंगे कैसे? ये नदी, भयंकर नदी देखकर तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है जी। नदी का उफनता पानी देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठंड का मौसम, ऊपर से सूरज ढलने को था। चारों तरफ जंगल, बीच में उफनती नदी और उसी के अंदर डूबी हुई उनकी पूरी 50 बीघे की जमीन। माधव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माधव, अब क्या करेंगे? ये तो सब पानी में चला गया। बाबूजी, यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। इतनी ठंड, रात कैसे कटेगी? हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी। नदी का पानी ठंड से जमता हुआ सा लग रहा था। माधव चुपचाप नदी को देखता रहा। उसके चेहरे पर डर, चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। जमीन चाहे पानी में डूबी हो, पर है तो हमारी ही। मतलब? जितनी हमारी जमीन थी, पूरे 50 बीघे, हम उसी एरिया को नदी के अंदर कवर करेंगे और वहीं घर बनाएंगे। नदी के अंदर घर? कुछ पल की चुप्पी छा गई। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर रौनक आगे बढ़ा। बाबूजी, अगर हम सब साथ हैं तो कर लेंगे। बहू अभी आई भी नहीं है और पहले ही ये सब। सानवी का दिल माही की चिंता से भर गया। शादी तय हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में माही इस घर की बहू बनकर आने वाली थी, लेकिन घर तो था ही नहीं, बस नदी और ठंड। बहू तब आएगी जब घर खड़ा होगा। पहला दिन संघर्ष की शुरुआत। माधव और रौनक जंगल की तरफ बढ़े। ठंड से हाथ कांप रहे थे, लेकिन बांस और लकड़ियां लाना जरूरी था। बाबूजी, इतनी ठंड में बांस काटना? बेटा, बहू के लिए छत चाहिए। सानवी और काव्या नदी के किनारे खड़ी होकर लकड़ियों को छाटने लगी। पैर ठंड में सुन्न हो रहे थे। पानी छूते ही शरीर सिहर जाता। काव्या, जरा संभल कर, पैर फिसल गया तो। माँ, बहुत ठंड लग रही है। शाम तक कुछ बांस और लकड़ियां इकट्ठा हो गई। अंधेरा घिरने लगा। नदी की आवाज और तेज हो गई। आज रात तो ऐसे ही काटनी पड़ेगी। पहली रात सब एक दूसरे से सटकर बैठे। ठंड से दांत बज रहे थे। कोई आग नहीं थी, बस ठंडी हवा और नदी की आवाज। भगवान, बहू किस हाल में आएगी? दूसरा दिन सुबह होते ही काम शुरू हो गया। बांसों को नदी के अंदर गाड़ा गया। पानी कमर तक था।
बाबूजी, मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। बस थोड़ा और। बांसों का एक चौकोर ढांचा बनाया गया। वहीं उनकी पूरी 50 बीघे की जमीन थी। पानी के ऊपर बांस टिके हुए थे। ये तो तैर रहा है। यही हमारा घर होगा। तीसरा दिन। अब सबसे बड़ी समस्या थी आग। बिना आग के ठंड में रहना नामुमकिन था। अगर आग नहीं जली तो सब बीमार पड़ जाएंगे। रौनक नदी से बड़े बड़े पत्थर निकाल कर लाया। बांस के घर के बीच में पत्थर रखे गए। इन पत्थरों के ऊपर चूल्हा बनेगा। पानी के ऊपर चूल्हा? पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे गए, लकड़ियां रखी गईं। बहुत कोशिशों के बाद आग जली। हे भगवान! आग की गर्मी से सबके चेहरे खिल उठे। ठंड थोड़ी कम लगी, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर रात में पानी बढ़ गया तो? ये घर डूबेगा नहीं। 3 दिन तक यही हाल रहा। कभी भूख, कभी ठंड, कभी डर, कभी माही के आने की चिंता। बहू आएगी तो क्या सोचेगी? चौथे दिन बांस की फ्लोटिंग हाउस पूरी तरह खड़ा हो गया। छत डाली गई, अंदर बैठने की जगह बनी। अब बहू आ सकती है। सानवी की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, संतोष के। अब माही जब आएगी तो उसे खाली हाथ नहीं मिलेगा। घर तो बन गया था, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। नदी के बीच बना वो बांस का फ्लोटिंग घर। चारों तरफ पानी, ऊपर खुला आसमान और नीचे बहती ठंडी लहरें। ठंड अपने चरम पर थी। सुबह उठते ही हाथ पैर सुन्न हो जाते। रात को आग के पास बैठे बैठे भी कपकपी नहीं जाती। हे भगवान, ये ठंड तो हड्डियों में उतर गई है। आग बुझने मत देना, नहीं तो रात काटना मुश्किल हो जाएगा। बाबूजी, लकड़ियां भी अब कम बची हैं। भाई, पानी की आवाज रात को डराने लगती है। अब किसी तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन रातें बहुत भारी पड़ती। हवा जब तेज चलती तो बांस का घर हल्का हल्का हिलने लगता। नीचे से पानी की लहरें टकराती तो लगता जैसे पूरा घर बह जाएगा। माधव, घर हिल रहा है। कुछ नहीं होगा, बांस मजबूत है। भूख भी अब एक रोज की साथी बन गई थी। जंगल से जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी से गुजारा होता। कभी सूखी रोटियां, कभी उबली कंदमूल। सानवी हर निवाले के साथ माही को याद करती। बहू को कैसी जिंदगी मिलेगी? कई बार रात को सानवी की आंख खुल जाती, आग की लौ को देखती और फिर नदी की ओर नजर जाती। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माधव। अगर बंटवारे की बात ना होती तो? अब पछतावे से क्या होगा, जो है यही सच है। 3-4 दिन इसी संघर्ष में बीते। शरीर थक चुका था, लेकिन हौसला अभी बाकी था। हर सुबह यही दुआ होती कि आज का दिन बिना किसी हादसे के गुजर जाएगा। और फिर वो दिन आया जिस दिन माही इस घर की बहू बनकर आने वाली थी। सुबह से ही सानवी का मन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। उसने नदी में हाथ धोते हुए आकाश की ओर देखा। हे भगवान, बहू को ताकत देना। दूर से नाव की आवाज आई। पानी को चीरती हुई एक छोटी सी नाव नदी के बीच आ रही थी। उसी नाव में बैठी थी माही, नई दुल्हन, लाल जोड़े में, आंखों में सपने और दिल में अनजान डर। माँ, भाभी आ रही है। आ गई बहू। माही जैसे तैसे पास आती गई, उसकी आंखें फैलती चली गई। चारों तरफ पानी, बीच में बांसों से घिरा एक अजीब सा घर और चारों ओर लकड़ियों की बाउंड्री। ये क्या है? नाव जैसे ही बांस के घर से लगी, माही उतरी। उसका पांव बांस के फर्श पर पड़ा और घर हल्का सा हिला। अम्मा जी, घर हिल क्यों रहा है? आजा बहू, धीरे से आजा। माही चारों तरफ देखने लगी। जितनी दूर नजर जाती पानी ही पानी। लकड़ियों से बनाई गई 50 बीघे की बाउंड्री जो उनके हक की सीमा बता रही थी। बीच में एक बांस का फ्लोटिंग घर और घर के अंदर पत्थरों का चूल्हा। अम्मा जी, ये सब क्या है? ये घर है ये या पानी, ये बाउंड्री? सानवी अब और खुद को रोक नहीं पाई। वो माही के सामने बैठ गई। बहू, हमें माफ कर देना। अम्मा जी, आप रो क्यों रही हैं? सानवी ने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुना दी। बंटवारे से लेकर जंगल की जमीन, जमीन का नदी में बदल जाना और फिर इस फ्लोटिंग घर तक पूरा संघर्ष। ये सब हमारी वजह से हुआ है बहू। अगर हमने विरोध किया होता, अगर हम मजबूर ना होते, आज तुझे ये दिन ना देखना पड़ता। माही चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें कभी सानवी पर जाती, कभी माधव पर, कभी उस जलती आग पर। बहू, अगर तू चाहे तो अभी भी। नहीं बाबूजी। सानवी ने माही के हाथ पकड़ लिए। हमें माफ कर देना बहू, हमारी वजह से तुझे इतनी परेशानी हो रही है। माही की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। अम्मा जी, घर पानी में है लेकिन लोग साथ हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। भाभी। माही ने चारों तरफ फिर से देखा। ठंड, पानी, बांस, पत्थर, सब कुछ अजीब था, लेकिन उसमें परिवार की मेहनत साफ झलक रही थी। ये 50 बीघे की बाउंड्री, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये आपके संघर्ष की निशानी है। सानवी फूट फूट कर रो पड़ी। भगवान तेरा भला करे बहू।
रात हुई, ठंड और बढ़ गई। माही ने खुद लकड़ियां डालकर आग तेज की। ठंड से डरना नहीं, डरेंगे तो हार जाएंगे। नदी के बीच बना बांस का घर अब माही का अपना घर था। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। सुबह सुबह नदी से उठती ठंडी हवा बांस के फर्श से होकर पैरों में चुभ जाती। माही ने आंखें खोली तो सामने पत्थरों का चूल्हा था, जिसके नीचे राख ठंडी पड़ी थी। आज पहली रसोई है, चाहे हालात जैसे भी हो। माही ने साड़ी का पल्लू कसकर बांधा। ठंड से हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने चूल्हे में फिर से लकड़ियां रखी, आग सुलगाई। पत्थरों पर रखा बर्तन धीरे धीरे गर्म होने लगा। बहू बहुत ठंड है, आराम से करना। अम्मा जी, यही तो मेरा घर है। पहली रसोई में साधारण सा खाना बना, मोटे आटे की रोटियां और जंगल से लाई हुई सब्जी। लेकिन उस खाने में माही का हौसला, उसका अपनापन और उस घर को बसाने की जिद मिली हुई थी। बहू, आज पहली बार पेट भरकर खाने का मन कर रहा है। खाना खत्म होते ही माही ने एक पल भी आराम नहीं किया। उसने जंगल की ओर देखा, जहां से लकड़ियां लानी थी। बाबूजी, मुझे भी साथ चलना है। भाभी, जंगल, घर बसाना है तो सब करना पड़ेगा। माही, सानवी और काव्या जंगल की ओर निकल पड़ी, हाथ में बोरियां, कंधे पर रस्सी। ठंड से पत्ते भी कांप रहे थे। माही ने सूखी लकड़ियां काटी और छोटे छोटे गट्ठर बनाई। भाभी, इतना सब कैसे कर लेती हो? हालात सिखा देते हैं। लकड़ियां बोरियों में भरकर जब वो वापस आई तो हाथ सुन्न हो चुके थे। माही ने उसी दिन कपड़े बुनने का जुगाड़ शुरू कर दिया। पुराने कपड़े, बोरियों के रेशे और ऊन जैसी घास को जोड़कर उसने सबके लिए गर्म कपड़े सिलने शुरू किए। बहू, ये सब तू कहाँ से जानती है? मजबूरी सब सिखा देती है अम्मा जी। दिन बीतने लगे। ठंड, संघर्ष और मेहनत के बीच माही ने घर को घर बना दिया। अब एक दिन ऐसा आया जब माही और काव्या नदी के किनारे बैठी थी। पानी शांत था, सूरज हल्का सा चमक रहा था। भाभी, देखो पानी कितना साफ है। अचानक काव्या के पैरों के पास ढेर सारी मछलियां आ गईं। पानी में हलचल मच गई। अरे, इतनी सारी मछलियाँ। काव्या ने एक मछली पकड़ी और मछली काव्या को काटने लगी। यहाँ इतनी मछलियाँ? हाँ भाभी, रोज आती है। माही की आंखों में चमक आ गई। उसने चारों तरफ नदी को देखा, पानी, जगह, मछलियां, सब कुछ। अगर यहाँ मछलियाँ हैं और रोज भी आती है। उस शाम माही ने सबको इकट्ठा किया। बाबूजी, अगर हम नदी में मछली पाले तो? मछली पालन? हम यही जाल लगाएंगे, मछलियाँ पालेंगे। आप और रौनक जिंदा मछली बेचेंगे, इससे अच्छी आमदनी होगी। सच में भाभी? सानवी की आंखों में उम्मीद जाग उठी। शायद भगवान ने रास्ता दिखा दिया है। कुछ दिनों बाद मछली पालन शुरू हुआ। बांस के जाल लगाए गए। नदी अब सिर्फ संघर्ष नहीं, रोजगार बन गई थी। अब गरीब ससुराल वाले नदी में मछलियों की खेती करते और उसे बेचकर अपना रोजगार शुरू करते हैं। एक दिन माही नदी में कपड़े धो रही थी कि उसे कुछ सख्त सा हाथ लगा। ये क्या है? उसने पानी से एक सीप निकाली। सीप को खोलने पर अंदर एक चमकता हुआ मोती निकला। मोती? माही ने उस मोती को कपड़े में लपेट कर संभाल लिया। वक्त आने पर काम आएगा। नदी के बीच बने बांस के घर में अब ठंड उतनी डरावनी नहीं लगती थी। आग जलती रहती, मछलियों की हलचल दिखती और माही के मन में अब डर से ज्यादा योजनाएं पलने लगी थी। उस दिन माही ने वो मोती निकाला जिसे उसने कपड़े में संभाल कर रखा था। ऐसे ही पड़ा रहने से क्या फायदा? इसे भी काम में लाना होगा। माही ने पास पड़ी पुरानी चांदी की एक अंगूठी निकाली। उसने बड़ी सावधानी से उस मोती को अंगूठी में जड़ दिया। फिर एक पतली सी चेन में एक और छोटा मोती पिरोकर गले में पहन लिया। बहू, ये मोती तूने कहाँ से पाया? अम्मा जी, नदी ने दिया है। माही जब अंगूठी और गले की चेन पहनकर खड़ी हुई तो उसकी सादगी में एक अलग ही चमक आ गई। मोती की सफेदी ठंडी धूप में और भी निखर रही थी। भाभी, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसी दिन माही ने तय किया कि वो नदी पार गांव के बनिए के यहाँ जाएगी। गांव में वही एक था जो गहनों की कीमत समझता था। रौनक उसे नाव तक छोड़ने गया। भाभी, संभल कर जाना। अब डर नहीं लगता काव्या। बनिए की दुकान पर हलचल थी। उसकी बेटी बार बार एक कागज पर बने मोती के डिजाइन को देख रही थी। अरे पता नहीं कहाँ मिलेगा ऐसा मोती, पूरा बाजार छान लिया। माही ने चुपचाप अपनी अंगूठी आगे बढ़ाई। काका, क्या आप ऐसे मोती ढूंढ रहे हैं? बनिया की आंखें फैल गईं। उसने अंगूठी हाथ में ली, रोशनी में घुमाकर देखा। अरे ये तो वही है, बिल्कुल वही मोती। बाबूजी, यही चाहिए था। बनिया ने तुरंत दाम पूछ लिया। बताओ बहू, कितने में दोगी? जो आपको ठीक लगे। बनिया ने बिना सोचे कहा। 50,000। माही के हाथ हल्के से कांप गए, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। ठीक है। 50,000 रुपए माही के हाथ में आई। उसने पहली बार इतनी बड़ी रकम देखी थी। वो सीधे घर लौटी। बहू, ये सब क्या है? अम्मा जी, नदी ने आज घर का चूल्हा मजबूत कर दिया है। माही ने सारी बात सबको बताई। माधव और रौनक सन्न रह गए। बहू, तू तो लक्ष्मी बनकर आई है।
उस दिन के बाद माही की सोच और भी आगे बढ़ गई। वो रोज नदी से सीप निकालने लगी। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि कौन सी सीप में मोती होने की संभावना है। माही ने मोतियों से छोटे छोटे गहने बनाना शुरू किया। कान के झुमके, छोटी चेन, अंगूठियां। रौनक और माधव उन्हें बाजार में बेचने लगे। बाबूजी, आज सारी अंगूठियां बिक गईं। घर में पैसे आने लगे। उसी बीच सानवी ने भी नदी को ध्यान से देखना शुरू किया। ये पानी खारा है, इससे नमक बन सकता है। सानवी ने नदी के पानी को बड़े बर्तनों में भरकर धूप में सुखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में सफेद नमक जमने लगा। माँ, ये तो नमक बन गया। अब घर का खर्च और आसान हो जाएगा। काव्या भी खाली नहीं बैठी। उसने लकड़ियों के टुकड़ों से जुगाड़ू सामान बनाना शुरू किया। छोटी चौकियां, चम्मच, खिलौने। भाभी, ये देखो मैंने क्या बनाया। बहुत बढ़िया, इसे भी बेचेंगे। समय धीरे धीरे बदलने लगा। जो नदी कभी ठंड, डर और भूख की वजह थी, वही अब इस जुगाड़ू ससुराल की कमाई का सबसे बड़ा साधन बन चुकी थी। बांस का फ्लोटिंग घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा, बल्कि एक छोटे से उद्योग का केंद्र बन गया था। सुबह होते ही हर कोई अपने अपने काम में लग जाता। माधव और रौनक सूरज निकलने से पहले ही जाल लेकर नदी में उतर जाते। पानी में हलचल मचती, जाल खींचते और ताज़ी जिंदा मछलियां उछलने लगती। आज तो जाल भारी है। बाबूजी, आज बाजार में भीड़ लगेगी। मछलियों को लकड़ी के बने टब में डालकर वो नाव से बाजार की ओर निकल जाते। गांव के लोग दूर से ही पहचान लेते। अरे भाई, नदी वाले माधव आ गए। अरे आज फिर ताजी मछली मिलेगी। जैसे माधव और रौनक मछली उतारते, वहां भीड़ लग जाती। लोग जिंदा मछली देखने के लिए आगे बढ़ते। अरे भाई, इतनी ताजी मछली कहाँ से लाते हो? हमारी नदी से। उधर घर पर माही का काम कभी खत्म नहीं होता। वो सुबह नदी से सीप चुनती, उन्हें साफ करती, फिर धूप में सुखाती। दोपहर तक वो मोतियों से गहने बनाने बैठ जाती। ये वाला मोती हार के लिए ठीक रहेगा। छोटी छोटी डिब्बियों में मोती के झुमके, अंगूठियां, चेन सजाई जाती। धीरे धीरे माही के बनाई गहनों की चर्चा बाजार में फैलने लगी। सुना है नदी में रहने वाली बहू मोती के गहने बनाती है। चलो देख आते हैं। कुछ ही दिनों में लोग खुद माही के पास आने लगे। नाव से उतर उतर कर बांस के घर तक पहुंचते। अरे, पूरा घर पानी पर तैर रहा है। अंदर आइए। औरतें गहने देखती, हाथ में लेकर परखती। बहू, ये हार तो बहुत सुंदर है। मोती नदी का है, मेहनत हमारी। गहने बिकने लगे, पैसे आने लगे। उसी बीच सानवी भी पीछे नहीं रही। आज नमक ज्यादा जमेगा। नदी के पानी से बना सफेद नमक अब थैलियों में भरकर रखा जाता। गांव की औरतें नमक खरीदने खुद आने लगी। अरे, कितना खारा नमक है। नदी का पानी है ना, शुद्ध है। काव्या भी घर के कोने में बैठकर लकड़ी के टुकड़ों से जुगाड़ू सामान बनाती। छोटी चौकियां, चम्मच, खिलौने। भाभी, आज 5 चौकियां बन गई, सब बिकेगी। बाजार में काव्या के बनाए सामान भी पसंद किए जाने लगे। अरे, मजबूत है। कितने की है? जितना आप ठीक समझे। धीरे धीरे आसपास की पड़ोसनें भी आने लगी। वही पड़ोसनें जो कभी उनके हालात देखकर सिर हिलाती थी। सानवी बहन, याद है जब तुम लोग यहाँ आए थे, कैसे ठंड में कांप रहे थे? कैसे भूल सकती हूँ। बहू ने तो किस्मत ही बदल दी। कनिका, चेतना, परी और कीर्ति भी गहने देखने लगी। ये अंगूठी कितनी सुंदर है, नदी की देन है। पहले सोचा था ये टिक नहीं पाएंगे, आज हम ही खरीदने आए हैं। सब हंस पड़े। पुराने दिन याद आने लगे। तब तो तुम्हारे पास आग जलाने की लकड़ी भी नहीं थी। हाँ, लेकिन हौसला था। अब हर दिन कमाई का दिन होता। बाजार में माधव और रौनक की मछली की दुकान पर भीड़ लगती। माही के गहने बिकते। सानवी का नमक और काव्या का लकड़ी का सामान हाथों हाथ लिया जाता। शाम को जब सब घर लौटते तो बांस के घर में अलग ही रौनक होती। आग जलती, बातें होती। बहू, आज भी सब बिक गया। मेहनत रंग ला रही है। पड़ोसने जाते जाते कहती, ये घर अब मिसाल बन गया है। नदी ने तुम्हें डुबोया नहीं, ऊंचा उठा दिया है। समय ने करवट ले ली थी। जो परिवार कभी ठंड में नदी के बीच कांपता था, आज उसी नदी ने उन्हें पहचान, इज्जत और अमीरी दी। बांस का वो छोटा सा फ्लोटिंग घर अब छोटा पड़ने लगा था। काम बढ़ गया था, लोग बढ़ गए थे और सपने भी। बहू, अब ये घर छोटा लगने लगा है। बाबूजी, अब समय आ गया है इसे बड़ा और सुरक्षित बनाने का। भगवान ने सच में दिन बदल दिए। नदी के बीच ही घर को फैलाने का काम शुरू हुआ। पहले जहाँ सिर्फ एक बांस का ढांचा था, अब चारों तरफ मोटे बांस, मजबूत रस्सियां और लकड़ी के खंभे लगाए गए। बांस के नीचे बड़े बड़े ड्रम और लकड़ी के तख्ते बांधे गए ताकि घर और ज्यादा सुरक्षित और संतुलित हो जाए। अब तेज पानी में भी घर नहीं हिलेगा। भाभी, अब तो ये पक्का घर लग रहा है। घर के अंदर अलग अलग हिस्से बनाए गए।
एक रसोई, एक काम करने की जगह, एक गहनों का कोना और मछली रखने का सुरक्षित हिस्सा। रात को अब डर नहीं लगता था। ठंड में भी आग के साथ साथ मोटे बांस की दीवारें गर्माहट रोक लेती थी। अब चैन की नींद आती है। माही का दिमाग अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं था। उसने माधव और रौनक से बाजार में स्थायी दुकान खोलने की बात की। रोज नाव में बेचने से बेहतर है अपनी दुकान हो। दुकान हमारी? हाँ बाबूजी, मछली की भी और मोतियों की भी। कुछ ही दिनों में बाजार में 2 दुकानें खुल गईं, एक पर ताजी मछली और दूसरी पर मोतियों के आभूषण। दुकान के बाहर बोर्ड लगा, नदी के मोती और ताजी मछली, सीधे उत्पादक से। पहले ही दिन भीड़ लग गई। अरे भाई, इतनी ताजी मछली रोज मिलती है क्या? हाँ रोज, हमारी नदी की है। ये मोती असली है? नदी से निकले हैं। माही के बनाए मोतियों के हार, झुमके और अंगूठियां देखते ही देखते मशहूर हो गए। दूर दूर से व्यापारी आने लगे। अरे बहू, तुम्हारे गहनों के दाम शहर में बहुत अच्छे मिलेंगे। मेहनत का सही दाम मिलना चाहिए। मछली की दुकान पर भी हालत वही थी। माधव और रौनक सुबह से शाम तक मछली बेचते, फिर भी माल खत्म हो जाता। अरे कभी नहीं सोचा था मछली हमें इतना आगे ले जाएगी। घर में अब पैसे की कमी नहीं थी। सानवी ने नदी के नमक को भी पैक करके बेचना शुरू कर दिया। काव्या के लकड़ी के बने जुगाड़ू सामान अब ऑर्डर पर बनने लगे। भाभी, आज फिर 20 चौकियों का ऑर्डर आया है। ये तो शुरुआत है। पड़ोसने अब सिर्फ देखने नहीं, सीखने भी आती थी। माही बहू, तूने तो नदी को सोना बना दिया। पहले हम दया करते थे, अब प्रेरणा लेते हैं। नदी के बीच बना वो घर अब सिर्फ घर नहीं रहा था, वो एक पहचान बन चुका था। लोग कहते वही घर है जहां बहू ने ठंड में नदी में किस्मत लिखी। शाम को घर में जब सब इकट्ठा होते तो बातें सिर्फ गुजारे की नहीं, भविष्य की होती। बहू, अब हम सच में अमीर हो गए हैं। बाबूजी, अमीरी पैसे से नहीं, हौसले से आती है। तू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी है। वक्त ने आखिरकार पूरा चक्कर लगा लिया था। नदी के बीच बना बांस का बड़ा सुरक्षित घर अब दूर से ही पहचान लिया जाता था। जहां कभी डर और ठंड थी, आज वहां रोशनी, रौनक और हंसी गूंजती थी। शाम ढलते ही घर के चारों ओर दिए जलते, आग सुलगती और पानी पर पड़ती रोशनी सपनों जैसी लगती। अब लगता है जैसे भगवान ने सब कुछ लौटा दिया है। नहीं, भगवान ने नहीं, हमारी बहू ने। माही अब सिर्फ घर नहीं संभालती थी, बल्कि पूरा कामकाज देखती थी। मोतियों के गहनों की दुकान पर उसका नाम चलता था। मछली की दुकान पर भीड़ लगती थी। नमक, लकड़ी का सामान, हर चीज की पहचान बन चुकी थी। बाबूजी, आज फिर दोनों दुकानों का माल खत्म हो गया। और मेरे सामान के भी ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। अब घर में तंगी का नाम नहीं था। नए कपड़े, अच्छा खाना, सर्दियों में गर्म लिहाफ, सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी मन का सुकून। बहू, तू आई तो घर ही नहीं, किस्मत भी बदल गई। मैंने सिर्फ मेहनत की है अम्मा जी। उधर गांव में चर्चा तेज थी। बड़े भैया भावेश और छोटे भैया गणेश जब बाजार आते तो वही दुकानें देखते जिनके बारे में लोग बातें करते नहीं थकते थे। अरे ये तो माधव की दुकान है। हाँ, वही जिसे हमने जंगल भेज दिया था। वो दोनों दूर खड़े होकर देखते रहते। भीड़, बिक्री, इज्जत, वही माधव जिसे कभी उन्होंने कमजोर समझा था, आज सबका आदर पा रहा था। हमने खेत चुना पर किस्मत नहीं, हमने घर लिया पर चैन नहीं। एक दिन दोनों भाई नदी के किनारे पहुंचे। सामने बांस का बड़ा मजबूत घर था। माही बाहर बैठी गहनों का हिसाब लिख रही थी। माधव और सानवी आग के पास बैठे थे। हंसी की आवाजें आ रही थी। आज तो त्योहार जैसा लग रहा है। हाँ, अपना घर है, अपना काम है। भावेश और गणेश कुछ बोल न पाए। उनके चेहरे पर पछतावा साफ था। हमने बहुत गलत किया। माँ के रहते बंटवारा कराया और आज देखो। माधव ने उन्हें देखा, लेकिन कोई कटुता नहीं थी। जो होना था हो गया, अब सब अपने अपने कर्म का फल देख रहे हैं। माही ने सिर उठाया, दोनों भाइयों को देखा और सम्मान से नमस्ते किया। नमस्ते। वो नमस्ते उनके दिल पर भारी पड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया था, वही आज मिसाल बन चुकी थी। बहू, हमें माफ कर दो। बीती बातों को पकड़कर रखने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। शाम ढली, नदी पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ी। बांस का घर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। घर के अंदर हंसी, बातें और सपनों की योजनाएं चल रही थी। आज माँ जी होती तो कितना खुश होती। हाँ, बहुत खुश। अब इस घर में कोई डर नहीं था, कोई कमी नहीं थी। सब मिलकर रहते थे, कमाते थे और खुश थे। नदी जो कभी अभिशाप लगी थी, आज वरदान बन चुकी थी। और दूर खड़े बड़े और छोटे भाई बस देखते रह गए, उस तरक्की को, उस खुशहाली को और उस परिवार को जिसे उन्होंने कमजोर समझकर अलग कर दिया था। वही बहू और उसके ससुराल वाले नदी में ही अपना रोजगार ढूंढ के खुशी से रहने लगते।